प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी के काव्य पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज उसी संदर्भ में बिहारी के काव्य में समास पद्धति का यहाँ विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अर्थात आज के इस व्याख्यान का मूल विषय है महाकवि बिहारी के काव्य में समास पद्धति। बिहारी ने अपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम दोहे छंद को बनाया है। दोहा एक मात्रिक छंद है। इसके चारों चरणों में सब मिलाकर 48 मात्राएं होती हैं। यदि अक्षरों की गणना की जाए तो इसमें कम से कम 24 अक्षर और अधिक से अधिक 46 अक्षर आ सकते हैं। इतने छोटे से छंद में अपने भावों को प्रकट करने में वही कवि सफल हो सकता है जो समास पद्धति में निपुण हो। थोड़े में बहुत कुछ कहने की जिसमें सामर्थ्य हो। बिहारी निसंदेह इस क्षेत्र में एक सफल कवि माने जा सकते हैं। इनकी इसी सफलता को लक्षित करते हुए किसी ने बहुत सटीक शब्दों में कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। अर्थात बिहारी सतसई के दोहे देखने में छोटे लगते हैं, तथापि उनके अंदर भावों का अथाह सागर भरा हुआ है। अर्थात सागर में गागर निहित है। ये भाव नावक के तीर की तरह गंभीर घाव करते हैं, अत्यंत गहरा प्रभाव डालते हैं। बिहारी की समास पद्धति का सम्यक अध्ययन करने के लिए इसको हम कुछ वर्गों में निम्नानुसार विभाजित करके विवेचन कर सकते हैं। नंबर 1, सांग रूपकों का निर्वाह। नंबर 2, अनेक भावों और चेष्टाओं का वर्णन अथवा संकेत। और नंबर 3, प्रसंग विधान। सांग रूपक के संदर्भ में उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। ये हम सब जानते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, अभेद रूपक और ताद्र रूपक। अभेद रूपक में उपमेय में अभेद रूप से उपमान का आरोप किया जाता है और ताद्र रूपक में उपमेय को उपमान का दूसरा रूप कहा जाता है। अभेद रूपक के 3 उपभेद होते हैं, सांग अथवा सावयव रूपक, निरंग अथवा निर्वयव रूपक और पारंपरिक रूपक। उपमेय के अवयवों के सहित उपमान के अवयवों के आरोप किए जाने को सांग रूपक अलंकार कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्तित। समस्त वस्तु विषय वह है जिसमें सभी आरोप्य प्रमाणों, उपमानों और सभी आरोपों के विषय उपमेयों का शब्द रूप द्वारा स्पष्ट कथन किया जाए। एक देश विवर्तित रूपक वह है जिसमें कुछ आरोप्य मान अथवा आरोप के विषय को स्पष्ट रूप से शब्दों द्वारा व्यक्त किए जाएं और कुछ अर्थ के बल से भी स्पष्ट किए जा सकें। बिहारी ने सांग रूपकों का अत्यंत सफलता के साथ निर्वहन किया है। एक जगह पे वे कहते हैं, खोरु पचिन भ्रुकुटी धनुष बधिर समर तजि कानी हनतु तरुण मृग तिलक सर सुख भाली भरी तानी। यहाँ नायिका के द्वारा तेवर चढ़ाए जाने पर नायक उसकी मुद्रा से रीझ कर अपने आप कहता है कि खोर रूपी पनिच वाले भ्रुकुटी रूपी धनुष को भरपूर तान कर कामदेव रूपी बधिक बिना किसी रोक टोक को मानता हुआ सुख रूपी भाल वाले तिलक रूपी बाण से तरुण जन रूपी मृगों का शिकार करता है। यहाँ सांग रूपक है। धनुष चलाने में पहले 2 पक्ष होते हैं, बाण चलाने वाला व्यक्ति और उसका लक्ष्य। बाण चलाने वाले व्यक्ति के पास धनुष और बाण होते हैं। धनुष में प्रत्यंचा होती है, बाग में उसका दंड और एक सिरे पर अनी होती है। नायिका के सिर पर लगी हुई खोर ही धनुष की प्रत्यंचा है, उसकी भ्रुकुटी धनुष है, तिलक बाण है, सुरख फल है, बाण चलाने वाला कामदेव और उसके लक्ष्य तरुण जन है।
बिहारी ने इतना बड़ा भाव इस छोटे से दोहे में भर दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी ने सांग रूपकों का निर्वाह बड़ी ही कुशलता से किया है और इन्हीं के सहारे पर्याप्त भावों को दोहे के छोटे से क्लेवर में भर दिया है। दूसरे, भाव एवं चेष्टाएं। मानव के भावों की कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती है, क्योंकि भाव अनंत हैं। इसी प्रकार उसकी चेष्टाओं को भी किसी निश्चित सीमा से आबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भाव अनंत हैं तो तजन्य चेष्टाएं शांत कैसे हो सकती हैं, वो भी असंख्य होती हैं। बिहारी ने दोहे के लघु क्लेवर में भावों एवं चेष्टाओं का भी समयिक विधान किया है। कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। एक जगह बिहारी अपने दोहे में कहते हैं, डिगत पानी डिगुलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल, कोपी किशोर दासी के खेर ल जाने लाल। अब देखिए, यहाँ इंद्र ने जैसे कुपित होकर ब्रज वालों को डुबोने के लिए अपार वर्षा आरंभ कर दी। कृष्ण इंद्र का अभिप्राय भांप गए और ब्रज की रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों के ऊपर छा दिया। ब्रज वालों में राधा भी शामिल थी। वह भी वर्षा से अपनी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ी हुई। कृष्ण की दृष्टि जब राधा पर पड़ी तो प्रेम के कारण उन्हें कंप सात्विक भाव हो गया, जिसके कारण उनका हाथ कांप गया और सारा पर्वत हिल उठा। पर्वत को डगमगाता देखकर सारे ब्रजवासी व्याकुल हो गए। पर्वत का ये हाल देखकर राधा इस डर से कांप उठी कि कहीं ब्रज वालों पर उनका प्रेम प्रकट न हो जाए। राधा की दशा को देखकर कृष्ण को बड़ी लज्जा आई। इतने अधिक भावों को दोहे में भर देना बिहारी जैसे महाकवि से ही संभव हो सकता है। और भी एक जगह कहते हैं, सहित स्नेह सकोच सुख संवेद कंप मुस्कानी, प्राण पानी करी आपने पान धरे यूं पानी। देखिए, नायक अपनी प्रेम दशा का वर्णन नायिका की सखी से करता हुआ एक स्थान पर कहता है कि उस नायिका ने प्रेम और संकोच सहित हर्ष संवेद कंप आदि सात्विक भावों से मुक्त होकर तथा मुस्कुराकर मेरे प्राण अपने हाथ में करके उससे पान मेरे हाथ में दिए। यहाँ पर प्रेम दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। नायिका ने नायक को पान दिए, उसकी नायक पर क्या प्रतिक्रिया हुई, उन्हीं का वर्णन उपयुक्त दोहे में माना जाता है। अब देखिए, यहाँ हम कहते हैं इस प्रकार से अनेक भावों का एक बहुत ही सुंदर जो है चित्रण वर्णन कवि बिहारी कहते हैं। एक स्थान पर तो बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, कहत नटत रीझती खिजती मिलित खिलित लजियात, भरे भवन में करत हैं ननन ही सो बात। ये एक बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है अपने भावों को व्यक्त करने वाला। यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन ऐसे भवन में हुआ जो गुरुजनों तथा अन्य जनों से भरा हुआ था। इस पर भी वे दोनों बातें करने से नहीं चूके। नायक ने नेत्रों के संकेत से ही नायिका से प्रार्थना की। नायिका ने मना कर दिया। नायक उसकी इस अस्वीकृति पर भी रीझ गया। नायिका उसकी रीझी को देखकर खींच गई। फिर दोनों की आंखें मिली, अर्थात आंखों के दौरान उनमें समझौता हुआ। इस प्रकार नायक ने आंखों के द्वारा ही अपनी प्रसन्नता प्रकट कर दी। उसकी प्रसन्नता को देखकर नायिका लज्जित हो गई। इस प्रकार भरे हुए भवन में भी नायक और नायिका आंखों से ही सारी बातें कह देते हैं। बाहों की भांति ही बिहारी ने चेष्टाओं का भी सफल एवं प्रभावोत्पादक चित्रण किया है। एक जगह पे वो कहते हैं, बाहुन त्रासती मुहु नटती आँखीनु सो लपटाती, ऐची छुड़ावती करूं ऊंची आगे आवती जाती। नायिका की अंतरंग सखी उसकी चेष्टाओं का वर्णन करती हुई कह रही है कि वह बाहों से तो डराती है, बनावटी क्रोध करती है, मुंह से नटती है और आंखों से लिपटती है। अर्थात उसकी आंखों में नायक के प्रति जो आकर्षण भरा हुआ है वह स्पष्ट प्रतीत होता है। वह खींच कर अपना हाथ भी छुड़ाने का प्रयास करती है और इस प्रयास के बहाने से वह धीरे धीरे नायक की ओर खिसकती भी चली जाती। तो यहाँ पर कवि ने भावों के साथ अनेक चेष्टाओं का भी जैसे संगम किया। बिहारी ने दोहे छंद के अतिरिक्त सौठे छंद का भी प्रयोग किया।
दोहे और सोरठे में विशेष अंतर नहीं होता। इसलिए जो समास पद्धति बिहारी को दोहों में अपनानी पड़ी है, वही सोरठों में भी। जैसे एक जगह पे वे कहते हैं, मंगल बिंदु सुरंग मुखी शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगी रश्मि की लोचन जगत। ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि भंडा, समीरा आदि 7 नाड़ियों में से प्रत्येक की गति 4-4 नक्षत्रों में सर्पाकार होती है। जब चंद्रमा, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि वे एक ही नाड़ी के चारों नक्षत्रों में से किसी पर होते हैं, चाहे चारों नक्षत्रों में से किसी एक ही पर अथवा विभिन्न भिन्न जो जगत व्यापनी वृष्टि होती है, जैसा कि नरपति जपचर्या में कहा गया है। बिहारी ने इसी आधार को लेकर उपयुक्त सोरठे की रचना की है। वो कहते हैं, नायिका के मुख पर लाल बिंदु तथा केसर की पीली आड़ देखकर नायक उसके सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा एवं केसर की पीली आड़ रूपी बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों को एक ही अर्थात नाड़ी रूपी स्त्री ने साथ ही प्राप्त करके मेरे लोचन रूपी जगत को रसमय बना दिया है, अर्थात जलमय कर दिया है। यहाँ कह सकते हैं कि जब ये सब मिलते हैं तो भारी बारिश होती है, और यही चीज ज्योतिष शास्त्र की कवि ने इस सोरठे के माध्यम से व्यक्त की। इतना बड़ा भाव एक छोटे से सोरठे में भर देना बिहारी की समास पद्धति की चरम सीमा ही कही जा सकती है। प्रसंग विधान के संदर्भ में बिहारी के दोहों में अथवा सोरठों में 2 बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो व्यक्त गंभीर भाव और दूसरी उन भावों में निहित प्रसंग विधान। ये प्रसंग विधान भावों की गरिमा को और अधिक बढ़ा देता है। इस प्रसंग विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जिस प्रकार किसी रमणीय के सौंदर्य के साथ उसकी लावण्यता सहज ही परिलक्षित हो जाती है, उसी प्रकार बिहारी के भाव विधान में निहित प्रसंग विधान आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। एक जगह पर भी कहते हैं कि चित्त पित्त मारक जोगु गति, भयो भय सुत सांगु, फिरी हुलसियो जीव जोशियो, समझे जारक जो। किसी ज्योतिषी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र की कुंडली देखने से उसे ये ज्ञात हुआ कि ये पुत्र पिता की मृत्यु का कारण है। उसे बहुत दुख हुआ, किंतु ये जानकर कि वह जारद संतान है, उसे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अब उसकी पत्नी का प्रेमी जीवित नहीं रह सकेगा। अब देखिए, एक स्थान पर जैसे कहा जाता है कि परतिये दोसु पुराण सुनी, लखी मुल्की सुखदानी, कसुक्कर राग की मिश्र हूँ मुँह आई मुस्कानी। यहाँ इस दोहे में कोई पंडित जी पुराणों की कथा सुना रहे थे और परस्त्री गमन के दोषों की चर्चा कर रहे थे। वहीं पर उसकी प्रेमिका भी बैठी हुई थी, जो पंडित जी के व्याख्यान को सुनकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि स्वयं तो परस्त्रीगामी है, किंतु दूसरों को बड़े उत्साह के साथ उपदेश दे रहा है। पंडित जी की दृष्टि जब अपनी प्रेमिका पर पड़ी तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान दबा। इसी प्रकार बिहारी के अनेक दोहे प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें प्रसंग विधान के दोहे या उदाहरण दिखाई देते हैं। सारांशतः या निष्कर्षतः उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहारी में समास पद्धति ग्रहण करने के कारण समाहार की शक्ति अत्यंत ही प्रबल दिखाई देती है। इनमें गागर में सागर भरने की पूर्ण क्षमता है। बिहारी की काव्य प्रतिभा के अंतर्गत अन्य मुक्तकारों की तुलना करते समय ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि अन्य मुक्तकार 4 पंक्तियों में जितना भाव व्यक्त कर पाए हैं, उससे अधिक भाव बिहारी ने 2 पंक्तियों में ही प्रकट कर दिया है। वस्तु स्थिति तो ये है कि बिहारी दोहों के माध्यम से जिस छोटे छोटे छंदों में इतने अधिक भाव भरने वाला तथा विस्तृत प्रसंग विधान को निहित करने वाला हमें उनके अलावा कोई दूसरा कवि अभी तक हिंदी साहित्य में क्या विश्व साहित्य में भी दिखाई नहीं देता है या नहीं हुआ है। तभी तो केवल 700 दोहों की रचना करके ही बिहारी महाकवि के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो सके हैं।
यहाँ स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि उनके काव्य में समास जो पद्धति है वो बहुत ही विस्तृत और उच्च कोटि की दिखाई देने वाली है। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि बिहारी का काव्य गागर में सागर भरने वाला है। आज इतना ही। आगे के व्याख्यान में हम बिहारी के काव्य की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।